तो हेलो मेंटीज, वेलकम बैक टू माय चैनल माय मेंटर विराज। आज लेके आई हूँ मैं आपके लिए प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का पार्ट 3। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर लीजिए, क्योंकि पार्ट 1 और 2 ऑलरेडी चैनल पे आ चुके हैं। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, पीओएम पार्ट 3। तो सबसे पहले हम पहुंचे हैं रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉय वाले पॉइंट पर। आगे के पॉइंट्स हमने देख लिए हैं, उसके लिए आप वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ले सकते हैं। आज हम देखेंगे रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज। रेम्यूनरेशन का मतलब है जो एम्प्लॉयज आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, आप उनको रिटर्न क्या दे रहे हैं। दैट कैन बी मॉनेटरी बेनिफिट एज वेल एज नॉन मॉनेटरी बेनिफिट। मॉनेटरी यानी सैलरी तो आपको उनको देना ही है, बट नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स भी आप उनको दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई एम्प्लॉय काफी टाइम से अच्छा काम कर रहा है तो यू हैव टू मेक श्योर दैट ही स्टेज मोटिवेटेड। बट हाउ कैन यू डू दैट? तो अगर आप इतनी एफिशिएंट और बहुत ज्यादा प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, बट एम्प्लॉय इज गुड एंड इज लॉयल टू योर कंपनी, तो आप क्या करेंगे? आप उसको एक अच्छा सा सर्टिफिकेट बना के दे देंगे, या उसको एक अच्छा सा कोई गिफ्ट ला के दे देंगे। गिफ्ट कैन बी एनीथिंग। और उसको अप्रिशिएट कर देंगे 10 लोगों के बीच में। और हो सके तो अगली बार शायद नेक्स्ट टाइम उसको सैलरी बढ़ा के इंक्रीमेंट दे देंगे या बोनस वगैरह दे देंगे, तो वो भी रेम्यूनरेशन है। सैलरी तो उसे जो उसका बनता है वो तो देना ही है, दैट इज मैंडेटरी, राइट। बट उसके अलावा नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स भी आप उसे दे सकते हैं। जरूरी नहीं है कि उसे आप प्रॉफिट का आपको मॉनेटरी बेनिफिट ही देना है, कि प्रॉफिट का 2% हिस्सा, 3% हिस्सा। नॉट कंपल्सरी, बट यू हैव एन ऑप्शन कि रेम्यूनरेशन कैन बी मॉनेटरी एज वेल एज नॉन मॉनेटरी। ओके। सो ये काफी ज्यादा मोटिवेटिंग फैक्टर होता है एम्प्लॉयज के लिए, अगर आप उनको सबके सामने अप्रिशिएट कर देते हैं और उनको एक अच्छा सा गिफ्ट भी लाके दे देते हैं, छोटा सा कुछ भी, एनीथिंग, कुछ बैग दे दिया, कुछ ईयरफोन्स दे दिए, वॉच दे दिया, तो दे फील कि यस, कंपनी इज एक्चुअली रिकॉग्नाइजिंग देम। और एक्चुअली में भी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट यही होता है कि जो अच्छे एम्प्लॉयज है उन्हें वो ऑर्गेनाइज करे, उन्हें वो संभाल के रखे, क्योंकि आखिर में अंत में आपकी कंपनी एम्प्लॉयज ही चलाते हैं। ठीक है। सो रेम्यूनरेशन इज अ ह्यूज गेम चेंजिंग फैक्टर फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन। सो चूज इट वाइजली। नेक्स्ट कम्स सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। अब ये डिपेंड करता है कि आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है, आपकी जो कंपनी है, वो कितनी बड़ी है या कितनी छोटी है। तो अगर आपकी कंपनी बहुत बड़ी है, बहुत वास्ट है, हर जगह फैली हुई है, हर जगह पे उसकी ब्रांचेस है, दैट मीन्स आपको सेंट्रलाइजेशन लागू नहीं पड़ेगा, आपको डिसेंट्रलाइजेशन फॉलो करना पड़ेगा। क्योंकि सारे डिसीजंस आप खुद नहीं ले सकते। आप अकेले डिसीजन लेते रहेंगे आपकी कंपनी की ब्रांच ए के लिए, कंपनी की ब्रांच बी के लिए, कंपनी की ब्रांच सी के लिए, तो फिर वो कब डिसीजन आप लेंगे, कब वो डिसीजन वहां पहुंचेगा, कब वो इम्प्लीमेंट होगा? इतनी देर में तो जो अपॉर्चुनिटी आपके सामने आई है वो तो आपका कॉम्पिटिटर लेके यूं चला भी जाएगा। ठीक है। तो अगर आपकी कंपनी की साइज है जो बहुत बड़ी है, तो उस हिसाब से आपको डिसेंट्रलाइजेशन फॉलो करना है। अगर आप छोटी सी कंपनी चला रहे हैं, 1 रूम की, एक छोटे से रूम में आपका कंपनी चल रहा है, तो फिर आप सेंट्रलाइजेशन फॉलो करके अकेले डिसीजन ले सकते हैं। तो इसका मतलब, अगर आपकी कंपनी बहुत बड़ी है तो आपको अथॉरिटी डेलीगेट करनी पड़ेगी, उन्हें डिसीजन मेकिंग पावर देना पड़ेगा, ताकि बहुत फटाफट से एफिशिएंट डिसीजन लिए जाए और आप कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी कंपनी की मिस ना कर जाएं। और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो, हर चीजें अगर आप ही देखते रहेंगे तो फिर कंपनी कैसे चलेगी ना। अगर आपके कंपनी में 10,000 एम्प्लॉय है और वो इंक्लूडिंग द सुपीरियर्स, तो जो सारे एम्प्लॉयज है वो आप ही को रिपोर्ट करेंगे, कुछ भी होगा वो आपको रिपोर्ट करेंगे, सारे डिसीजन आप ही को लेने हैं। आप किस किस को कब कब कम्युनिकेट करते रहेंगे? ठीक है। तो वैसा नहीं होता है। अगर बड़ी कंपनी है तो आपको डिसेंट्रलाइजेशन यानी कि डिसीजन मेकिंग का पावर डिलीगेट करके चलना पड़ेगा, ताकि फटाफट से डिसीजंस आप ले सकें। नेक्स्ट इज स्केलर चेन। इसका मतलब आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन चार्ट होना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन चार्ट से मैं क्या कह रही हूँ कि टॉप लेवल पे कौन है, उसके नीचे सेकेंडरी लेवल पे कौन है, उसके नीचे कौन है, उसके अंडर में कौन कौन से डिपार्टमेंट्स आते हैं, उसका एक प्रॉपर चार्ट होना चाहिए। मतलब अगर कोई भी सुपीरियर है या एम्प्लॉय है, उसे पता होना चाहिए कि उसका इमीडिएट सुपरवाइजर कौन है। अगर वो इमीडिएट सुपरवाइजर हेल्प नहीं कर रहा है तो सुपरवाइजर के ऊपर वाले लेवल पे कौन है। सबको ये क्लियर होना चाहिए चेन, कि जो कंपनी है उसमें अथॉरिटी का लेवल क्या है। ओके। सबको ये आइडिया होना चाहिए कि अगर कोई डाउट है, कोई डिस्क्रिपेंसी है, तो मुझे किसे कांटेक्ट करना है। आई शुड नॉट बी अनअवेयर और ऐसे ही घूमती रह जाऊं ऑर्गेनाइजेशन में कि ये मुझे किससे पूछ के करना है। एवरीथिंग शुड बी क्लियर।
आपको पता होना चाहिए कब किसे किस चीज की रिपोर्टिंग देनी है, और अगर यहाँ से काम नहीं हो रहा है तो कहाँ से होगा। तो ये जो चेन है, रिपोर्टिंग की चेन, आप अथॉरिटी की चेन, वो क्लियर होनी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। हर एक चीज अपने ऑर्डर में होनी चाहिए, हर चीज अपनी जगह पे होनी चाहिए। ओके। जो भी रिसोर्सेज है कंपनी के, वो सारे राइट प्लेस में राइट टाइम पे अवेलेबल होने चाहिए, ताकि जब जिसे वो रिसोर्सेज चाहिए उसे वो अवेलेबल हो जाए। अगर रिसोर्सेज की एक स्पेसिफाइड प्लेस नहीं होगी, अगर वो ऑर्गेनाइज मैनर में पड़े नहीं होंगे, तो कोई भी उसे ढूंढ नहीं पाएगा। राइट। तो अगर आप जैसे फैक्ट्री चला रहे हैं कोई प्रोडक्शन की, तो उसमें रॉ मटेरियल्स आप कभी यहाँ पे रूम ए में रख देते हैं, कभी यहाँ दूसरी जगह रूम बी में रख देते हैं। तो जो एम्प्लॉय है, जो रोज उस मशीनरी से डील करके उसमें रॉ मटेरियल्स फीड करके आपका एंड प्रोडक्ट बनाता है, वो खाली यही उसका यही काम थोड़ी है कि वो प्रोडक्ट्स ढूंढता रहे कि ये रॉ मटेरियल कहाँ है, ये रॉ मटेरियल कहाँ है। आज रॉ मटेरियल आने वाला था, आज आया नहीं, अब तो 15 दिन बाद आएगा। ऐसा नहीं होता है। ठीक है। आपको अगर रिसोर्सेज चाहिए तो वो राइट टाइम पे और राइट प्लेस पे अवेलेबल हो जाने चाहिए। अगर कुछ भी शॉर्टेज है कोई मटेरियल की, तो आप एंड प्रोडक्ट नहीं बना पाएंगे। और कोई मटेरियल जो आप प्लेस पे रखते हैं वो प्लेस पे अवेलेबल नहीं है, तो फिर देर इज अ डिस्क्रिपेंसी। ओके। तो सारे डाउट्स क्लियर हो, आपकी प्रोसेस स्मूथ रहे, स्पीडियर रहे, आपका मैन पावर भी मोटिवेटेड रहे, उसके लिए आपको प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर फॉलो करना चाहिए। जिसका दूसरा बेनिफिट ये भी है कि अगर आप ये हर एक चीज ऑर्डर में और ऑर्गेनाइज वे में रखते हैं, तो अगर कोई भी चीज मिसप्लेस होती है तो उसे आसानी से ट्रेस कर सकते हैं। तो आपको पता रहेगा कि ये मिसप्लेसमेंट किस लेवल से कहाँ से हो सकता है। तो ये जो दायरा है वो बहुत लिमिटेड हो जाता है, एंड यू कैन इजीली कीप अ ट्रैक। इस वजह से ही लोग मोटिवेटेड रहते हैं और प्रोसेस स्पीडियर हो जाता है। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कमेंट। नेक्स्ट लेक्चर में आपके लिए प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का पार्ट 4 आ जाएगा। अगर इसके अलावा आपको कोई और भी टॉपिक देखना है तो मेक श्योर टू कमेंट में आपके लिए वो वीडियो जरूर लेकर आऊंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस।